हेलो एवरीवन। केमिस्ट्री मास्टर्स का आज का वीडियो बर्च रिडक्शन, जो कि एक टाइप का डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन है, उस पर बेस्ड है। इस वीडियो में हम बर्च रिडक्शन के मैकेनिज्म और उससे जुड़े कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जो आपको नॉर्मली बताए नहीं जाते। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे व्यूअर्स जिन्होंने आज तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं। डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन यानी कि बर्च रिडक्शन में आप जनरली फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट जो होते हैं, यानी कि जो हमारे एल्कली मेटल्स होते हैं जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम या कैल्शियम, इनको हम लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं। लिक्विड अमोनिया की जब हम बात करते हैं, वैसे अमोनिया तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे गैसियस फॉर्म में होता है, लेकिन -78 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ये लिक्विड फॉर्म में होता है। यानी कि अगर आप इतना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं और उसमें अल्कली मेटल्स, और उसमें भी अगर आप बात करें तो लिथियम और सोडियम को मैक्सिमम और मेनली अगर आप इनको डिसॉल्व करते हैं तो ये इनमें डिसॉल्व हो जाते हैं। और डिसॉल्व होने के बाद कहने का मतलब है कि ये सॉल्वोलेटेड हो जाते हैं, और सॉल्वोलेटेड होने के बाद अपना इलेक्ट्रॉन ये सॉल्यूशन में डोनेट कर देते हैं और मेटल अपने आयनिक यानी कि कैटायनिक फॉर्म में आ जाता है। जब आप बात करते हैं बर्च रिडक्शन की या फिर डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन की, तो उन कंडीशंस में जो जनरली रिडक्शन होते हैं उनमें यह देखा जाता है कि एरोमेटिक रिंग नॉन कंजुगेटिव सिस्टम में जाके रिड्यूस हो जाते हैं। यानी कि अगर कोई एरोमेटिक रिंग इस तरह से होगा आपका, जैसे हमने बेंजीन यहाँ शो किया हुआ है, वो रिड्यूस होके नॉन कंजुगेटेड स्ट्रक्चर में आपका चेंज हो जाएगा। नॉन कंजुगेटेड कहने का मतलब है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे होता तो उसे आप कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बोलते हैं, या फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड चार्ज होता तो वो भी कंजुगेटेड सिस्टम कहलाता। लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए ये नॉन कंजुगेटेड सिस्टम कहलाएगा, यानी कि कंजुगेशन नहीं होगा। इसके अलावा जो आपके ये डिसॉल्विंग मेटल सॉल्यूशंस होते हैं या फिर आप बर्च रिडक्शन की जो बात कर रहे हैं, उसमें कई और तरह के रिडक्शन शो होते हैं। या फिर जो ये आपके लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन मेटल ये अल्कली मेटल्स के साथ होता है, वो अराइल ईथर और फॉस्फाइड्स को रिड्यूस करता है। इसके अलावा वो एसिटिलीन्स यानी कि ट्रिपल बॉन्ड को ट्रांस ओल्फिन्स यानी कि ट्रांस एल्कीन में चेंज करता है। और साथ ही साथ अगर कंजुगेटेड डाइईन्स हैं आपके पास, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह के कंजुगेटेड डाइईन्स अगर होते हैं तो उनको वो मोनो ओल्फिन्स में चेंज करता है। हाउएवर इस वीडियो में आज हम केवल एरोमेटिक रिंग्स के रिडक्शन को देखेंगे कि कैसे वो रिड्यूस होते हैं और क्यों वो रिड्यूस होते हैं और कैसे वो नॉन कंजुगेटेड सिस्टम को आपको देते हैं एज अ प्रोडक्ट। अब अगर हम बात करते हैं कि सॉल्वोलाइसिस कैसे होती है या फिर कैसे आपके मेटल्स अमोनिया सॉल्यूशन में जाने के बाद वो सॉल्वोलेटेड इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि फर्दर रिडक्शन में काम आते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ दिखाया हुआ है कि आपके पास एक वेसल है, वेसल में आपने अमोनिया सॉल्यूशन रखा हुआ है और यहाँ पे क्या है, आपने मेटल यानी कि हो सकता है ये लिथियम या पोटेशियम हो या कैल्शियम या सोडियम हो। जनरली लिथियम या सोडियम हम यूज़ करते हैं क्योंकि आप जानते हैं लिथियम और सोडियम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में और वो ईजिली अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो यहाँ उन चारों में से कोई भी एक एल्कली मेटल होगा और जैसे वो अमोनिया सॉल्यूशन में जाएंगे तो वो अपने आयन यानी कैटायन के फॉर्म में चेंज होंगे और साथ ही साथ अपना इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में डोनेट कर देंगे। और उसी वक्त क्या होता है, ये सॉल्यूशन का कलर जो होता है वो ब्लू हो जाता है। यानी कि जैसे ही ये मेटल अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, आयनिक फॉर्म में चेंज होगा, जो अमोनिया सॉल्यूशन होता है वो डीप ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। और इस इलेक्ट्रॉन को जो यहाँ से अभी सॉल्यूशन में गया हुआ है, इसे हम सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब है कि ये सॉल्यूशन में ये इलेक्ट्रॉन आपका मिलता है या सॉल्यूशन में ये इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जो कि मेटल डोनेट करता है। अब यहाँ पे ये देखा जाता है कि जो आपका एरोमेटिक सिस्टम होता है, यानी कि जो आपने बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर है, वो क्या करता है, वो इस इलेक्ट्रॉन को जो यहाँ से आपके पास आपको मिला है उस इलेक्ट्रॉन को लेता है। तो जनरली कंडीशन ये बनती है कि जो आपका अमोनिया सॉल्यूशन होता है, अगर आप उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे या फिर उसके अरेंजमेंट को यहाँ देखेंगे तो उसका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है कि वो बहुत ही अच्छी तरह से
इस इलेक्ट्रॉन को, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, उसको एकोमोडेट कर देता है अपने बीच के गैप में और ट्रांसफर कर देता है उस इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग के पास या फिर एरोमेटिक रिंग के पास। और एरोमेटिक रिंग के पास जब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, रिडक्शन होगा यहाँ पे रिंग का, और रिडक्शन होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आपका नॉन कंजुगेटेड रिंग आपको मिलेगी। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन लिया तो है बेंजीन रिंग ने, लेकिन इलेक्ट्रॉन अकेले यहाँ पे रिडक्शन नहीं करता है, यहाँ पे हमें एक हाइड्रोजन डोनेटिंग स्पीसीज या प्रोटॉन डोनेटिंग स्पीसीज की भी जरूरत पड़ती है। तो जब हम बात करते हैं रिडक्शन जो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू हो रहा है, यानी कि हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है मेटल से आपके एरोमेटिक रिंग में, तो जनरली जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम सिंपलेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट मानते हैं, और जनरली वो कार्बोनिल्स, एल्काइंस, कभी कभी आपके एल्कीन्स और एरोमेटिक रिंग के जो डबल बॉन्ड्स होते हैं उनको रिड्यूस करता है। और इसलिए रिड्यूस करता है क्योंकि जो ये तीन स्पीसीज हैं आपके कार्बोनिल्स, एल्काइंस या एरोमेटिक रिंग, इनकी जो पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी होती है वो बहुत ही कम होती है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ईजिली इनको रिड्यूस कर पाते हैं। और साथ ही साथ हमने ये भी कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है बर्च रिडक्शन में, इलेक्ट्रॉन अकेले वो रिड्यूस नहीं करते हैं पूरी तरह से, आपको एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज भी चाहिए होता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज जनरली हम मेथनॉल, एथेनॉल या टर्सरी ब्यूटेनॉल को यूज करते हैं बर्च रिडक्शन में। अब देखते हैं कि कैसे बर्च रिडक्शन की मैकेनिज्म होती है। तो बर्च रिडक्शन की मैकेनिज्म की जब बात करते हैं तो सिंपली वही है कि सबसे पहले आपने एल्कली मेटल लिया, यहाँ हम लिथियम का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। जैसे ये अमोनिया सॉल्यूशन में जाता है तो एक बहुत तेज रिएक्शन होती है, लिथियम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। लिथियम हमने यहाँ पे लिया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज है और बहुत ईजिली अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। और जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो अमोनिया के जो स्पीसीज हैं या अमोनिया के जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, उनके बीच का जो गैप होता है वो बहुत ही बेटर होता है इस इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करने के लिए या इसको अपने बीच में एग्जिस्ट करने के लिए। हाउएवर ये प्रोसेस जो होती है, जो इलेक्ट्रॉन ये NH3 लेता है तो इसको ये इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है एरोमेटिक रिंग तक। लेकिन अगर इस इलेक्ट्रॉन को बहुत देर तक आप अमोनिया सॉल्यूशन में रखते हैं तो एक बहुत स्लो रिएक्शन होती है जिसमें आपके पास हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होती है। इसलिए जनरली ये सजेस्ट किया जाता है कि आप जो अमोनिया सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड हो। लेकिन हाउएवर अगर ये रिएक्शन अगर हो भी रही होती तो बहुत स्लो रिएक्शन होती है, इस बात को आपने ध्यान रखना है। यानी कि जो अमोनिया होता है वो ईजिली अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है एरोमेटिक रिंग को, और जनरली जो ये प्रोडक्ट है वो बहुत देर में बनता है और उस कंडीशन में बनेगा अगर आप एरोमेटिक रिंग का यूज़ नहीं कर रहे हैं रिडक्शन के लिए। अब अगली प्रोसेस को अगर देखें तो जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अमोनिया के पास एकोमोडेट है या अमोनिया सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है तो वो अब आपका एरोमेटिक रिंग जैसे बेंजीन है, नेप्थलीन है या एंथ्रासीन है, ये जनरली इसको एब्जॉर्ब करते हैं या फिर ये इसको टेक ऑन करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बेंजीन रिंग की एज अ एग्जाम्पल, तो ये क्या करता है, इसमें अगर देखें तो ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे ये होमोलैटिकली ब्रेक होते हैं। होमोलैटिकली इसलिए ब्रेक होते हैं क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी का जो डिफरेंस है वो बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि अगर आप देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन कार्बन के बीच में बराबर है, इसलिए यहाँ पे होमोलैटिक यहाँ पे आपका बॉन्ड ब्रेकेज होगा। और होमोलैटिक बॉन्ड ब्रेकेज होगा तो चारों कार्बन पे, यानी कि इस जो आपको जहाँ जहाँ बॉन्ड ब्रेक हुए हैं वहाँ पे आपको एक एक रेडिकल मिलेगा, और जो आपका यहाँ पे सेकंड और जो थर्ड कार्बन है इन दोनों के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, और फर्स्ट और जो फोर्थ कार्बन है उन पे एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं डाई रेडिकल स्पीसीज आपको मिलेगी। ये डाई रेडिकल स्पीसीज क्या करती है, जो इलेक्ट्रॉन अमोनिया के पास होता है उसको अपने पे ले लेती है या फिर इसको ये अपने पे एकोमोडेट करती है। तो इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि ये एक आपके पास सबसे छोटा एक एनायनिक स्ट्रक्चर होता है, और इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन, जो कि हमने नेगेटिव चार्ज से दिखाया है। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है या फिर ये इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों में से किसी भी एक नेगेटिव चार्ज के साथ आपका ऐड ऑन हो जाता है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। जैसे किसी के साथ ऐड ऑन होगा तो दो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे हो जाएंगे और वहाँ पे जो चार्ज आ जाएगा आपके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन दिखाया हुआ है, लेकिन ये हाइड्रोजन पहले से थे,
इसका आपने ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे एक रेडिकल ने लिया तो यहाँ पे जो है दो रेडिकल एक साथ हो गए। दो रेडिकल जब भी एक साथ होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उधर पे आपका नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। तो ये आपका एनाइनिक रेडिकल स्पीसीज आपके पास मिल रहा है। तो ये जो आपकी स्पीसीज है इसको हम साइक्लोहेक्साडाइनिल कार्बोनाइन भी कहते हैं, या फिर ये आपका बेसिक रेडिकल एनाइन स्पीसीज है। ये बेसिक रेडिकल एनाइन स्पीसीज जो है वो आपका जो लिथियम होता है, जो यहाँ पे आपका Li+ है, उससे यहाँ पर ये क्या होता है, आपका जो ये नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज सपोर्टेड रहता है। तो अब इसके अगले स्टेप में यहाँ पे आप वो स्पीसीज लेते हैं जो अपना हाइड्रोजन डोनेट करता है और एक्चुअली इस स्पीसीज को यानी कि ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है। तो अगर आप देखें तो यहाँ में हमने लिया हुआ है आपका सॉल्वेंट एज ए एथेनॉल। तो एथेनॉल का जो अगर देखें तो वो ETOH के फॉर्म में होता है और हम जानते हैं कि अल्कोहल एसिडिक होते हैं नेचर में और वो हाइड्रोजन डोनेट कर सकते हैं। तो ये H+ जाके ऐड हो जाता है नेगेटिव में और Li यहाँ से आपका ETO के साथ जुड़ जाता है, यानी कि आप कह सकते हैं कैटायन एक्सचेंज होता है और हाइड्रोजन आपका यहाँ पे जाके जुड़ जाता है। तो इस तरह से जो ये स्पीसीज है ये आपके पास मिल जाती है, जिसमें अब आपके पास मोनो रेडिकल बचा हुआ है। तो ये मोनो रेडिकल है, ये फिर से क्या करता है, इसी तरह से लिथियम जो होगा कई सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो अगले इलेक्ट्रॉन के साथ ये यहाँ पे एड ऑन हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन जाके इस रेडिकल के साथ मिल जाता है, फिर से आपका एक एनायनिक स्पीसीज बनेगी और उस एनायनिक स्पीसीज को यहाँ पे उसका काउंटर आयन यानी कि लिथियम आयन आके उसके साथ अटैच हो जाएगा या फिर इसको सपोर्ट करेगा। और इसके बाद फिर से वही होगा कि आप यहाँ पे आप एक सॉल्वेंट लेंगे जो कि हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है या फिर ऐसी स्पीसीज लेंगे जो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। हमने फिर से एथेनॉल लिया है, एथेनॉल फिर से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करेगा और आपका नेगेटिव के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और आपके पास नॉन कंजुगेटेड स्ट्रक्चर यहाँ पे मिलेगा। तो इस तरह से देखा कि कैसे एक एरोमेटिक रिंग या एरोमेटिक स्पीसीज आपको हमेशा एक नॉन कंजुगेटेड स्पीसीज में चेंज होकर मिल जाती है जब भी आप उसका बर्च रिडक्शन कर रहे हैं या डिजॉल्विंग मेटल रिडक्शन आप उसका करवा रहे हैं। अब यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे कि जब भी आप किसी एरोमेटिक रिंग का बर्च रिडक्शन करते हैं तो वो क्यों आपको नॉन कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स ही देता है, ना कि कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स। यानी कि अगर आप इसको देखेंगे, अभी आपने एग्जांपल में देखा है कि जो ये दो डबल बॉन्ड हैं वो जस्ट एक दूसरे के अपोजिट में है, जबकि ये भी हो सकता था कि एक डबल बॉन्ड ब्रेक होता और दोनों के दोनों हाइड्रोजन जो इथेनॉल दे रहा है वो इसी डबल बॉन्ड में ऐड होके आपको कंजुगेटेड स्ट्रक्चर दे सकते थे, लेकिन आपको यहाँ पर नॉन कंजुगेटेड स्ट्रक्चर मिलता है। तो इस नॉन कंजुगेटेड स्ट्रक्चर के मिलने के पीछे क्या कारण है इसको अब हम डिस्कस करते हैं। तो जनरली जो ये नॉन कंजुगेटेड स्ट्रक्चर मिलता है इसके पीछे दो रीजन होते हैं। पहला रीजन है इसकी स्टेबिलिटी के ऊपर। स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो जनरली हम ये जानते हैं कि दो तरह की रिएक्शन स्टेबिलिटी होती है, एक होती है काइनेटिक स्टेबिलिटी और दूसरी होती है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। जब भी कोई रिएक्शन बहुत फास्ट होती है तो उससे जो प्रोडक्ट बनते हैं जो शुरू में या फास्ट बनते हैं वो जनरली काइनेटिक स्टेबल होते हैं, और अगर रिएक्शन स्लो हो, आराम से हो रही हो टाइम के साथ, तो जो प्रोडक्ट बनते हैं, जो ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनते हैं वो आपके थर्मोडायनेमिक स्टेबल प्रोडक्ट होते हैं। तो जनरली ये देखा जाता है अगर आपके इन दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट बन रहा है, जनरली ऊपर वाला भी यहाँ बन रहा है, अगर मैं नीचे वाले प्रोडक्ट की बात करूँ तो अगर आप देखें कि कंजुगेशन में यहाँ पे स्पीसीज है, कंजुगेशन में है कहने का मतलब है कि मॉलिक्यूल आपका ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देगा। ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देगा तो इसका मतलब है ये ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, यानी कि ये थर्मोडायनेमिक स्टेबल होता है। अगर ऊपर वाले मॉलिक्यूल की बात करें तो ये आपका और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं देगा, यानी कि अगर ये प्रोडक्ट बनेगा तो ये काइनेटिकली स्टेबल रहेगा। तो होता यहाँ पर यही है कि ये रिएक्शन जो होती है बर्च रिडक्शन ये काफ़ी फास्ट होती है, और फास्ट होने की वजह से ही क्या होता है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके जो अमोनिया सॉल्यूशन में वो बहुत फास्ट आपके रिएक्ट करते हैं जो रेडिकल फॉर्म होते हैं उनके साथ, और रिएक्शन जब होती है फास्ट रिएक्शन तो जो प्रोडक्ट भी बनता है वो भी आपका काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, ना कि थर्मोडायनेमिकली स्टेबल रिएक्शन। तो ये जो रीजन है वो ये है पहला कि काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन होती है या फिर फास्ट रिएक्शन होती है, इसलिए काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट आपका बनता है। दूसरा जो
रीजन है वो है इसके जो रेडिकल एनाइन फॉर्मेशन हुआ है उसके बेसिस पे। तो वैलेंस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कॉन्सेप्ट के अनुसार अगर आपका एनाइन और इलेक्ट्रॉन दूर दूर हैं तो आपका जो मॉलिक्यूल बनता है या फिर उसके थ्रू जो प्रोडक्ट बनता है वो ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। तो जैसे कि हमने अपने इस मैकेनिज्म में देखा था यहाँ कि रेडिकल एनाइन जो बना है इसमें रेडिकल और एनाइन एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि बहुत ही दूर हैं। इस वजह से जो ये स्पीसीज होती है वो आपको ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके देती है, या फिर आपका काइनेटिकली कंट्रोल जो प्रोडक्ट बन रहा है यानी कि नॉन कंजुगेटेड स्ट्रक्चर होता है वो देती है। अगर आप मान लीजिए कि ये जो आपका स्ट्रक्चर यानी कि रेडिकल और इलेक्ट्रॉन अगर आपके अगल बगल वाले स्पीसीज में बने, यानी कि एक जगह नेगेटिव यहाँ पे आ जाए और रेडिकल यहाँ पे आ जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो जाएंगे, यानी कि इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज होगा जिसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल नज़दीक के 2 कार्बन पे होगा, जिसकी वजह से रिपल्सन होगा। और रिपल्सन होने की वजह से ये जो स्पीसीज होगी वो आपकी थोड़ी सी अनस्टेबल होगी एज कंपेयर टू ऊपर वाले, क्योंकि इसमें जो नेगेटिव चार्ज होगा और एक जो यहाँ पे रेडिकल होगा वो एक दूसरे से बहुत दूर पे होंगे और इलेक्ट्रॉन जो रिपल्सन होगा वो बहुत ही कम होगा। तो इस पॉइंट की वजह से जैसे कि इलेक्ट्रॉन रिपल्सन या फिर आ सकते हैं एनाइन और रेडिकल रिपल्सन, और काइनेटिक स्टेबिलिटी की वजह से ही क्या होता है आपका नॉन कंजुगेटेड स्ट्रक्चर जो होता है वो ज़्यादा ईजिली मिलता है बर्च रिडक्शन के केस में। तो होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। हमारे दिए हुए कॉन्सेप्ट सर्टेनली आपके एग्जाम्स में आपकी मदद करेंगे और साथ ही साथ आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, साथ ही साथ आपकी नॉलेज को इंक्रीज करेंगे। तो आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियोस को शेयर करते रहिए। थैंक यू।